सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। अब यहां से आएंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां। बस उसी तरीके से कार्य एवं शक्तियां पढ़ेंगे जैसे हमने हाई कोर्ट के कार्य व शक्तियां पढ़ा था। इसमें एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, सबसे पहले हम प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करेंगे और फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें। प्रारंभिक में आप समझते ही हो कि ऐसे मामले जिनके लिए व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। और ऐसे मामले जिनके लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है उन्हें हम क्या कहेंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सबसे पहले इन दोनों को समझते हैं, एक है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरे क्या है, अपीलीय। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरे क्या होते हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार। दो तरीके के क्षेत्राधिकार हैं, एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कौन से ऐसे क्षेत्राधिकार होते हैं जिनके लिए नागरिक सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो एक तो ऐसे मामले होते हैं जो कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, या फिर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो। तो उसके लिए कहां पर जाएंगे ये राज्य, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात किस चीज के लिए जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में, तो यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की जा सकती है। अब ये दो तरीके के अधिकार हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कार्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता है, नंबर 1, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो तो मामला कहां पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। ये कैसा अधिकार कहलाएगा, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा क्या है, यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो, यदि केंद्र और राज्यों के बीच विवाद हो तो मामला कहां पर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अलावा देखो और क्या होते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 32 के तहत हमने कहा था कि आर्टिकल 32 के तहत यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। किसके तहत, आर्टिकल 32, यदि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में नागरिक याचिका दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो ये भी कैसा अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया। ये 3 ऐसे मामले हैं जिनके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो, यदि केंद्र या राज्यों के मध्य विवाद हो, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब अपील किसके खिलाफ की जा सकती है कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, सभी हाई कोर्ट के खिलाफ। हमने अभी तक पढ़ा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई डिसीजन दे दिया तो उसके खिलाफ याचिका कहां दायर की जा सकती है, हाई कोर्ट में।
अब भारत में जितने भी हाई कोर्ट हैं, सभी हाई कोर्टों के खिलाफ याचिका कहाँ दायर की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। हमने कल ही पढ़ा था कि भारत में कितने हाई कोर्ट बताया था, बताइए जरा, भारत में अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? जल्दी आंसर करो, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? बताइए। बिल्कुल सही, भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय न्यायालय है, मतलब ये हो गया न्यायालय है, मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर फिर कहीं भी अपील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट भारत के सभी 25 हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुनता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है भारत के सभी 25 हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुनता है। समझ आ गया? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में यह है, उसके पास यह अधिकार है कि वो भारत के जितने भी सभी 25 हाई कोर्ट है उनके खिलाफ अपीलें सुनता है। क्लियर हो गया? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी सबको समझ आ गया होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी। ये दो तरीके के क्षेत्राधिकार हमारे कंप्लीट हुए, जल्दी से इनको लिखो। फिर तीसरी शक्ति की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। लिखिए जल्दी से। चलिए, तो इतना सभी ने लिख लिया होगा, ये सब ने लिखा होगा। अब हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, नंबर 3 अधिकार में बढ़ रहे हैं। तीसरा अधिकार है परामर्शी क्षेत्राधिकार कहते हैं। तीसरे अधिकार को क्या कहते हैं? परामर्शी क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के कार्य हैं, 2 कार्य सबने लिखे होंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब हम यहां से बात करते हैं, जो तीसरा अधिकार है उसे कहते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार। मतलब ये हो गया कि परामर्श से संबंधित क्षेत्राधिकार। अब सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श देने का भी अधिकार है, और वह किसे परामर्श दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति कह लो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। तो अगला अधिकार है परामर्शी क्षेत्राधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्टिकल 143। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल 143 के ए में, अनुच्छेद 143 के ए में क्या कहा गया है, इसको समझना कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने को बाध्य नहीं होते। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, परंतु उसे मानने को बाध्य नहीं होते। क्या कहा गया है? परंतु उसे मानने को बाध्य नहीं होते, पहले भी पढ़ा है ना, बाध्य नहीं होते। कहां पर पढ़ा है? जब हमने राष्ट्रपति की बात की थी, वहां पर हमने पढ़ा, ठीक है। फिर क्या है देखो, आर्टिकल 143 का बी, क्या कहा गया है? राष्ट्रपति यदि स्वतंत्रता से पूर्व के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं, तो उसे मानने को क्या होंगे? मानने को बाध्य होंगे। बात समझ में आ गई क्या? बाध्य होंगे।
ये दो आर्टिकल है, इन दोनों में से एक पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे कहते हैं परामर्शी क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। और 143 के ए में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह तो ले सकते हैं, लेकिन उसे मानने को बाध्य नहीं है। जबकि बी में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति आजादी से पूर्व के मामलों पर सलाह लेते हैं तो उसे मानने को बाध्य होंगे। क्लियर हो गया? तो ये तीसरा क्षेत्राधिकार भी हमारा क्लियर हो गया। अब चौथे क्षेत्राधिकार की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्षेत्राधिकार क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय होता है। आर्टिकल सभी को याद होगा, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय आर्टिकल कितना था? न्यायालय आर्टिकल अनुच्छेद कितना है? 129। अब हाईकोर्ट भी हमने पढ़ा था, अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में था? जल्दी बताएं, हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय था? जल्दी आंसर करो। हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत अभिलेख न्यायालय कहा गया है हाईकोर्ट को? और सुप्रीम कोर्ट का तो हमने लिख दिया, आर्टिकल 129। बताइए हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत? बिल्कुल सही है ना? आर्टिकल 215 के तहत हाईकोर्ट क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। जबकि आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, अर्थात क्या होगा? अर्थात सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है, और अभिलेख के रूप में तो रखे जाते हैं, और साथ ही साथ हमने क्या कहा था कि उसके निर्णयों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक है, तथा उसके निर्णयों पर, उसके जो डिसीजन होते हैं निर्णयों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक है, ये इसमें कहा गया। और साथ ही यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेगा, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं तथा उसके निर्णयों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये हुआ अभिलेख न्यायालय का मतलब। क्लियर हो गया? तो ये है अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, और आर्टिकल 129 के तहत हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया। ये 4 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हमने पढ़े: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शी क्षेत्राधिकार और अभिलेख न्यायालय संबंधी अधिकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं नंबर 5 में। लिखा सबने इतना?
ये लिख लिया होगा सभी ने। अब जो अगला अधिकार है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ अन्य अधिकार भी हैं, इन पर भी बात करते हैं। नेक्स्ट अधिकार लिखेंगे पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। नंबर 5 क्या आएगा? पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार, ये आर्टिकल 137 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन अधिकारों के आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखने। पुनर्विचार अभिलेख न्यायालय कितने में था? आर्टिकल 129 में। जबकि पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार कितने में है? आर्टिकल 137। अब पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार में हम क्या कहेंगे कि यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने दिए गए निर्णयों पर क्या कर सकते हैं? दोबारा से फिर से विचार कर सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, अब हमें वो निर्णय हमें लगा कि ये निर्णय ठीक नहीं है, तो हम उसके खिलाफ कहीं पर अपील तो कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। तो ऐसे में हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उस पर पुनर्विचार कर सकता है, लेकिन अगर नहीं चाहता तो नहीं भी कर सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, क्या कहेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह अपने दिए गए निर्णयों पर क्या कर सकता है? निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, पुनर्विचार कर सकता है। ये आर्टिकल कितने में? आर्टिकल 137। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अब इसके अलावा क्या आता है? देखो, इसके अलावा एक लास्ट इसमें जो आता है न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी सत्य। नंबर 6 लिखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार। बताएंगे आप लोग किस आर्टिकल में है? न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी क्षेत्राधिकार बताएंगे कोई? सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? करिए आंसर जल्दी से। बिल्कुल सही है ना? आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है, राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हो, जो मूल अधिकारों का हनन करती हो, तो सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के पास अधिकार है कि वह उस विधि को ही क्या कर दें? उस विधि को ही समाप्त कर दे। ठीक है, उनके पास अधिकार है कि वह उस विधि को ही समाप्त करे, जिसे क्या कहते हैं? जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जिसे न्यायिक पुनरावलोकन कहते। समझ आ गया? तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। हो गया क्लियर? ठीक है,
तो ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हो गए। जल्दी से इनको सब लोग लिख लें। फिर मैं एक बार आर्टिकल को 1 बाय 1 इनको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपको याद करने के लिए सरल हो जाएंगे। आर्टिकल लिखा क्या सबने? ठीक है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब थोड़ा सा देखिए आर्टिकलों को एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें हमें आर्टिकलों के हिसाब से कैसे इनको तैयार करना है। आप इनको अब क्रम से एक बार एक जगह रफ में लिख लेना, उससे याद कर लेना। कैसे? देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? अनुच्छेद 124 का 1, इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सबसे पहले तो इसको आप लोग याद कर लेना, आर्टिकल 124 का ए, और ये है सुप्रीम कोर्ट का गठन। फिर आ जाओ आर्टिकल 124 का 2, ये क्या है? आर्टिकल 124 का 2, ये है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ठीक है, ये आर्टिकल 124 के 2 में। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सब जानते ही हो। इनकी नियुक्ति करने का काम किसका है? तो राष्ट्रपति का। फिर आ जाओ आर्टिकल 124 का 3, आर्टिकल 124 का 3, ये क्या है? न्यायाधीशों की, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की योग्यताएं, न्यायाधीशों की योग्यताएं। बस योग्यताएं आपने पढ़ाई है कि 10 वर्ष तक वकील रहा हो और 5 वर्ष तक, या फिर 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में जज रहा हो। ठीक है, 3 तो ये हो गए। नंबर 4 में चलते हैं। आर्टिकल 124 का 4, 124 का 4 क्या है? न्यायाधीशों को पद से हटाना। आर्टिकल 124 का 4, इसमें क्या कहेंगे? न्यायाधीशों को पद से हटाना, पद से हटाने की प्रक्रिया, पद से हटाना। अब कैसे उनको पद से हटाया जाता है उसकी बात है। अब आ जाओ आर्टिकल 124 का 5, आर्टिकल 124 के 5 की अगर बात करेंगे, आर्टिकल 124 का 6, नेक्स्ट हम आएंगे आर्टिकल 124 का 6, नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 124 का 6। अब इसका संबंध किससे है? 124 का 6 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो न्यायाधीशों की शपथ, न्यायाधीशों की शपथ। ठीक है, आर्टिकल 124 का 6। नेक्स्ट आ जाओ आर्टिकल 125, 125 और आर्टिकल 126, इन दोनों को समझते हैं। आर्टिकल 125 का संबंध किससे है? आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते की बात इसमें की गई है। अब आ जाओ आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। किसकी बात की गई है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की यहाँ पर बात की है। कौन करेगा उनकी नियुक्ति? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब आ जाओ आर्टिकल 127, 127 में किसकी बात की गई है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति तो मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के बाद। अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 129। ये सबको याद है आर्टिकल 129 क्या है? आर्टिकल 129 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय के रूप में, तो क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 131 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 131 देखो, आर्टिकल 131
131। इसमें एक काम कर लो, 127 में हमने लिख लिया, इनको अलग से इस साइड लिख देते हैं, जिससे हमें ये कार्यों से संबंधित है तो ये एक साथ हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या देखा, आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब यहां से आ जाओ आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। अब आ जाओ आर्टिकल 131। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दिए गए।